सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, इस समय पूरे देश में राफेल के भ्रष्टाचार का मुद्दा काफी जोरों से चर्चा में है और चारों तरफ इस बात को लेकर धारणा है कि राफेल लड़ाकू विमान में दलाली खाई गई है, भ्रष्टाचार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी पिछले दिनों एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, जिसके बाद केंद्र की सरकार यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि दरअसल राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। विपक्ष के लोग जानबूझकर हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। ये देशभक्तों की सरकार है, ये भारत माता की जय लगाने वालों की सरकार है, ये वंदे मातरम कहने वालों की सरकार है, ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार है। लेकिन इस सरकार के दौरान राफेल लड़ाकू विमान का जो भ्रष्टाचार हुआ है, मैं आपको यह कह सकता हूं, हिंदुस्तान की आजादी के बाद रक्षा सौदे में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करने का काम मोदी की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। यह कोई सामान्य घोटाला नहीं है। यानी आप कल्पना कीजिए कि 2012 में जो लड़ाकू विमान 526 करोड़ रुपए का खरीदा जाना था और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी 10 अप्रैल 2015 को जाकर इस डील को कैंसिल करते हैं फ्रांस में, उसके 12 दिन पहले, 12-13 दिन पहले 27 मार्च को इसी कंपनी का सीईओ एचएएल के चेयरमैन के सामने, एयर चीफ मार्शल के सामने कहता है एचएएल के साथ तो हमारी डील फाइनल है, दस्तखत होना बाकी रह गया है। 12 दिन पहले डेजॉल्ट कंपनी जो राफेल लड़ाकू विमान बनाती है, वो कंपनी कहती है एचएएल के साथ हमारी डील फाइनल है। एचएएल वो कंपनी है जो 51 छोटे बड़े लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव रखती है। एचएएल वो कंपनी है जो 78 साल पुरानी हिंदुस्तान की कंपनी है। एचएएल वो कंपनी है जो हजारों इंजीनियर से लैस कंपनी है। उस कंपनी के साथ लड़ाकू विमान बनाने का जो सौदा तय किया था, जिसको ऑफसेट पार्टनर बनाने की बात तय हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि 18 विमान तैयार अवस्था में, फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस से हिंदुस्तान आएंगे और बाकी 108 विमान हिंदुस्तान के अंदर एचएएल में तैयार होंगे। यानी हिंदुस्तान राफेल बनाने के मामले में, लड़ाकू विमान बनाने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो अपने मित्रों के लिए समर्पित रहते हैं, वो 10 अप्रैल को जाते हैं, एचएएल को किनारे करके बाहर कर देते हैं और 12 दिन पहले जो कागजों में बनी कंपनी थी, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस के साथ राफेल का सौदा हो जाता है। तो ये एक नहीं 36,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्योंकि 36,000 करोड़ का घोटाला इसलिए है कि मोदी जी जो डील करके आते हैं, वो 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ रुपए में खरीद के आते हैं। 1670 करोड़ रुपए में उस जहाज की कीमत हो जाती है। यानी 1000 करोड़ से ज्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी और उसको लेकर तमाम तरीके का झूठ बोलने का काम किया। हमने 2 ही सवाल पूछा और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि राफेल के भ्रष्टाचार पे भले ही आज कांग्रेस पार्टी बोल रही है, दूसरी पार्टियां बोल रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। आम आदमी ने राफेल के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और जिसकी बदौलत यह हुआ कि 5,000 करोड़ का डिफेमेशन का केस, मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर अनिल अंबानी ने कर दिया। 2 ही प्रश्न हम लोगों ने पूछा था कि आप जरा हमको बताइए कि 526 करोड़ का जहाज नरेंद्र मोदी जी आपने 1670 करोड़ रुपए का क्यों खरीदा, नंबर 1। और 78 साल पुरानी अनुभवशील कंपनी एचएएल कंपनी
जिसको 51 छोटे बड़े लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव है, उस कंपनी को दरकिनार करके 12 दिन पहले कागजों में बनी अनिल अंबानी की कंपनी को आपने ठेका क्यों दिया? ये 2 सवालों का उत्तर आज तक सरकार नहीं दे पाई। लेकिन इन 2 सवालों को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने का काम सरकार करती है। क्या क्या तर्क दिए गए? बोले हमारी सुरक्षा को खतरा हो जाएगा, इसलिए हम राफेल की कीमत नहीं बता सकते। यही तो प्रचारित किया ना। लेकिन हम लोगों ने राज्यसभा के अंदर प्रश्न लगाया, मैंने पूछा राफेल की कीमत बताइए, तो मुझे लिखकर दिया सरकार ने 670 करोड़ रुपए का एक राफेल लड़ाकू विमान पड़ेगा विदाउट इक्विपमेंट्स, यानी उपकरणों के बगैर 670 करोड़ रुपए का एक लड़ाकू विमान पड़ेगा। ये मुझे जवाब दिया राज्यसभा में 16 मार्च 2018। और इससे पहले लोकसभा में कुछ कांग्रेस के और सीपीएम के और सीपीआई के और बाकी सदस्यों ने पूछा कि आप राफेल की कीमत जरा हमको बताइए, तो उनको कहा 670 करोड़ रुपए एक लड़ाकू विमान राफेल की कीमत है, लेकिन विथ इक्विपमेंट्स यानी उपकरणों के सहित 670 करोड़ रुपए 2016 में सरकार जवाब देती है। वही मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे लोकसभा में जवाब देते हैं और 2018 में मुझे जवाब देते हैं कि 1 लाख लड़ाकू विमान की कीमत 670 करोड़ रुपए तो है, लेकिन विदाउट इक्विपमेंट्स यानी उपकरणों के बगैर। अब उनका तर्क क्या है? वो कहते हैं साहब हमने इस लड़ाकू विमान में इतने सारे और तमाम सिस्टम जोड़ दिए, तमाम फंक्शन जोड़ दिए, जिसके कारण इसकी कीमत बढ़ के 670 करोड़ से वो 1670 करोड़ हो गई। तो एक सामान्य बुद्धि से हम लोगों का दिमाग जब चलता है, हम सोचते हैं कि भाई अगर एक कोई बाइक खरीदता है, उस बाइक में आप तमाम और बहुत सारी चीजें लगा दीजिए, उसमें टेप रिकॉर्डर लगा दीजिए, उसमें बढ़िया टायर के ऊपर एक ऊपर से ढकने वाला लगा दीजिए, कुछ और लगा दीजिए उसमें, तो कितना उसका दाम बढ़ जाएगा? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन 3 गुना तो दाम नहीं हो जाएगा। लेकिन यह भी सरकार की जो बात थी, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और सरकार से पूछा, वहां जब सवाल जवाब हुआ तो सरकार ने लिखित तौर पर कहा है, जिसका जवाब मेरे पास है, आप सबको दे सकता हूं, कि जो डील पहले हो रही थी 2014 में, वही राफेल की खरीद हम भी कर रहे हैं, यानी उपकरण कोई अलग से लगाया जाएगा। ये बात सरकार ने खुद से सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को लिख के दी, यानी अब तक सरकार इस मामले में झूठ बोलने का काम कर रही थी, इस मुद्दे पर झूठ बोलने का काम कर रही थी। दूसरा तर्क सरकार ने क्या दिया, यानी कीमत बताने की बात जो उन्होंने कही कि हम नहीं बता सकते, वो झूठ था, क्योंकि मुझे भी बताया और लोकसभा में भी बताया। जो बात वो कह रहे थे कि पहले से जो जहाज था उसमें हमने कुछ और उपकरण जोड़ा, वो बात सुप्रीम कोर्ट में झूठ निकली, क्योंकि सरकार ने लिख कर दिया, हम लोगों को लिख कर दिया कि नहीं साहब कोई और अलग से उपकरण नहीं, जो जहाज पहले आ रहा था वही जहाज अब भी आ रहा। तीसरी बात उन्होंने क्या कहा, बोले भाई देश की सुरक्षा के ऊपर संकट है, देश की सुरक्षा पे संकट है, तो हम बहुत ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकते थे। भारत में लड़ाकू विमान एचएएल के साथ बनता तो उसमें बहुत विलंब हो जाता, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया कि फ्लाईवे कंडीशन में यानी तैयार अवस्था में 36 लड़ाकू विमान मंगा लिए, इसलिए हमने पुरानी डील कैंसिल कर दी और तैयार अवस्था में 36 लड़ाकू विमान मंगा लिए, हमने ऐसी डील कर ली। तो मेरे दिमाग में भी आया कि हो सकता है 36 लड़ाकू विमान अब तक आ चुके होंगे, 36 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में पहुंच गए होंगे, तत्काल कोई हिंदुस्तान की एयरफोर्स को जरूरत होगी, इसलिए सरकार ने ऐसा कर दिया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। तो फिर हम लोगों ने राज्यसभा में सवाल लगाया कि आप बताइए कि राफेल की डिलीवरी हिंदुस्तान में कितनी हो गई या कब तक होगी? तो सरकार ने लिखित तौर पर जवाब दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार ने लिख के दिया कि राफेल की डिलीवरी हिंदुस्तान में राफेल आना शुरू होगा सितंबर 2019 से, और ये पूरा 36 जहाज आ पाएगा 2022 अप्रैल
अप्रैल तक, यानी 15 में डील हुई और 7 साल लगेंगे 36 लड़ाकू विमान हिंदुस्तान आने में। और मोदी जी की सरकार कह रही है हमारी एयरफोर्स को बहुत जल्दी थी, इसलिए हमने पुरानी डील कैंसिल करके और नई डील कर दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोलने का इन्होंने काम किया। एक और झूठ इन्होंने कहा, साहब ऑफसेट पार्टनर कौन कंपनी किसको बनाती है यह हमारा लेना देना नहीं है। यानी फ्रांस की कोई कंपनी अगर हिंदुस्तान में लड़ाकू विमान बेच रही है तो अपनी साझीदार कंपनी हिंदुस्तान में किसको बनाएगी, इस बात से सरकार का कोई लेना देना नहीं। यह रक्षा मंत्री ने कहा। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों ने पूछा, भाई ये रिलायंस डिफेंस को ठेका कैसे मिल गया अंबानी की कंपनी को? तो सीतारमण जी ने कहा, ये कौन अंबानी, कैसे ऑफसेट पार्टनर उनको बना लिया, मुझे तो नहीं मालूम, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। तो हम लोगों ने गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी पढ़ी। 2013 में गवर्नमेंट ने रक्षा खरीद नीति बनाई है। गवर्नमेंट का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2013 वेबसाइट पे है, पढ़ लेना आप। उसके क्लास 4.1 में साफ तौर पे लिखा है कि कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में अपनी साझीदार कंपनी उसी कंपनी को बना सकती है जो इलिजिबल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरर हो। यानी राफेल लड़ाकू विमान के मामले में कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में जो लड़ाकू विमान बनाने का अनुभव रखती हो या उसके कुछ पार्ट्स बनाने का अनुभव रखती हो या कुछ जहाज बनाने का कोई एक कम से कम सीट कवर बनाने का अनुभव रखती हो, उसको वो अपना साझीदार कंपनी बना सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की सरकार ने उस कंपनी के साथ समझौता कर लिया जो कंपनी अस्तित्व में थी ही नहीं। यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नागपुर में जमीन खरीदी गई कंपनी लगाने के लिए। एक तरफ 78 साल पुरानी कंपनी, एक तरफ 78 साल पुराना अनुभव एचएएल का, एक तरफ 78 साल पुरानी वो कंपनी जिसने 51 छोटे बड़े लड़ाकू विमान बनाए हैं, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी की वो कंपनी जो जमीन पर थी ही नहीं, समझौता होने के बाद उसने जमीन खरीदी नागपुर के आसपास। कंपनी 12 दिन पहले कागजों में बनी। उस कंपनी के साथ ठेका कर लिया, उस कंपनी को ठेका दे दिया। और अगर प्रधानमंत्री जी का यह तर्क मान लिया जाए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की ये बात मान ली जाए कि भारत की सरकार को कोई लेना देना नहीं कि कौन साझीदार कंपनी बनेगी हिंदुस्तान में, तो मुझे जरा बताइए, कल को दाऊद इब्राहिम अगर हिंदुस्तान में कोई अपनी कंपनी बना ले, कल को कोई आतंकवादी संगठन हिंदुस्तान में कोई अपनी कंपनी बना ले, तो क्या फ्रांस की कंपनी को, किसी विदेशी कंपनी को लड़ाकू विमान खरीदने के मामले में हम साझीदार कंपनी बनाने की छूट दाऊद इब्राहिम की कंपनी को दे देंगे, किसी आतंकवादी संगठन की कंपनी को दे देंगे? इसका मतलब आप देश की सुरक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ तो देश को गुमराह किया, वो बात अलग है। और अंतिम बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी जो मामला हुआ वो तो और हैरान करने वाला है, वो आपको चौंकाने वाला है, वो आपको इस बात के लिए परेशान करने वाला है कि कैसी झूठी सरकार इस देश में चल रही है। 15 लाख पे झूठ बोलती है, किसान को 1.5 गुना दाम देने पर झूठ बोलती है, नौजवान को 2 करोड़ रोजगार देने पर झूठ बोलती है, व्यापारियों को टैक्स पे राहत देने पर झूठ बोलती है, हर इंसान हर आदमी से झूठ बोलने का काम करती है, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर झूठ बोलने का काम करती है, और तो और देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी झूठ बोलने का काम, देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी झूठ बोलने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोगों ने याचिका दाखिल किया तो सरकार ने वहां पर लिख कर दिया कि अरे भैया, राफेल की तो सीएजी ऑडिट हो चुकी है, राफेल की तो सीएजी ऑडिट हो चुकी है। यानी हिंदुस्तान में ऑडिट करने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था ने राफेल की कीमतों की ऑडिट कर ली है साहब। और पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी कमेटी है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस पीएससी ने भी सीएजी के ऑडिट की जांच कर ली है।
लिखा कि सारा डिटेल सीएजी के साथ शेयर किया जा चुका है और पीएसी ने उसको एग्जामिन कर लिया है। अब पीएसी के जो मेंबर थे पार्लियामेंट में, खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो पीएसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने यहां पता किया, सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हम लोगों ने पार्लियामेंट में पता किया, सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। किसी मामले में सीएजी की कोई रिपोर्ट तैयार होती है तो उसका तरीका यह है कि वो भारत के राष्ट्रपति के पास पहले हस्ताक्षर होने के लिए जाती है और भारत के राष्ट्रपति के बाद वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है, देश के संसद में रखी जाती है। और अगर संसद में वो रिपोर्ट चर्चा हो गई, बात हो गई, तो उसके बाद वो पीएसी के पास जाती है। तो सीएजी की रिपोर्ट राफेल के मामले में न तो तैयार हुई, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई, न पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा में आई, न पीएसी के सामने आई, लेकिन हमारे देश की महान सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय झूठा पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि सीएजी की ऑडिट भी हो गई, पीएसी के एग्जामिन भी हो गई। इसलिए आपको कीमतों के बारे में मुख्य न्यायाधीश महोदय आपको पूछने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है साथियों, ये झूठ की बुनियाद पर लिया गया फैसला है, ये गलत तथ्य देकर लिया गया फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक गलत जानकारी पेश करके लिया गया फैसला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित मत होइएगा और सबको ये बात बताने की कोशिश कीजिए कि चेहरे पर जो लाली है ये राफेल की दलाली है। राफेल में दलाली खाई गई है, राफेल में भ्रष्टाचार किया गया है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। और इस शासनकाल में 4.5 वर्षों में जितने जवान देश की सीमा पर शहीद हुए, हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी इतने जवान शहीद नहीं हुए, उनके सर काट दिए गए। डोकलाम में चीन से हमारी सीमा सुरक्षित नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान से हमारी सीमा सुरक्षित नहीं, जवानों की मौत हो रही है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा पे बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करते घूम रही है। ये नकली लोगों की सरकार है। ये भारत माता की जय लगाकर, वंदे मातरम बोलकर, राष्ट्रवादिता का ढोंग करके रक्षा सौदे में दलाली खाने वाली सरकार है। इस बात को आप प्रचारित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। आम आदमी।